इस कहानी की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां गेहूं के खेतों में एक तेज रोशनी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। दरअसल ये रोशनी एक जादुई घोड़ी होती है जो रोजाना रात को पृथ्वी की सैर करने आती थी। और जब सुबह खेत का मालिक ये सब देखता है तो बहुत दुखी होता है और वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है और सबसे छोटे बेटे इवान को रात में खेतों की पहरेदारी करने को कहता है ताकि उस चीज को पकड़ सके जो रात में उसकी फसल को बर्बाद कर रही थी। रात में इवान अपने खेतों की पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी उसे एक विशालकाय घोड़ा दिखाई देता है जो वही मैजिकल घोड़ी होती है, जिसे देखकर इवान पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। साथ ही वो समझ जाता है कि किसी ने उसकी फसल को बर्बाद किया है, इसीलिए उस घोड़ी को पकड़ने के लिए रस्सी का फंदा फेंकता है। लेकिन जैसे ही फंदा उस घोड़ी के गले में फंसता है वो तेजी से भागना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इवान उस मैजिकल घोड़ी के साथ हवा में उड़ने लगता है। और जब वो घोड़ी नीचे आती है तो इवान जमीन से टकरा जाता है और वो घोड़ी एक दलदल में फंस जाती है। लेकिन इवान को उस पर दया आ जाती है और उस घोड़ी को दलदल में धंसने से पहले ही विंड मिल की मदद से बाहर निकाल लेता है। लेकिन बाहर निकलने के बावजूद भी वो घोड़ी बहुत दुखी होती है क्योंकि इवान ने उसे रस्सी से बांधा हुआ था। इवान जब उसे इतना दुखी और उदास देखता है तो उस जादुई घोड़ी को आजाद कर देता है क्योंकि वो एक नेक इंसान था। आजाद होकर वो जादुई घोड़ी बहुत खुश होती है और अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब इवान की नींद खुलती है तो देखता है कि उसके अस्तबल में दो शानदार घोड़े खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर इवान शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर एक छोटा घोड़ा आ जाता है जिसका नाम फॉल होता है, जो इवान से बात कर पा रहा था। वो इवान को बताता है कि मैं उस मेयर का बेटा हूँ जिसे तुमने रात को दलदल से बचाया था। साथ ही उसे ये भी बताता है कि माँ तुम्हारी दरिया दिली से बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने मुझे इन दो घोड़ों के साथ तुम्हारी मदद करने भेजा है। इवान फॉल और उन दोनों शानदार घोड़ों से मिलकर बहुत खुश होता है और वो प्लान बनाता है कि उन दोनों घोड़ों को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाएगा। लेकिन तभी इवान के डैड उसकी तरफ आने लगते हैं क्योंकि वो खेतों की पहले से बुरी हालत देखकर इवान पर बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन इससे पहले क्यों इवान के पास आते, फॉल इवान को लेकर बिजली से भी तेज रफ्तार में वहाँ से दूर आ जाता है। फॉल की तेज रफ्तार को देखकर इवान पूरी तरह से हैरान होता है, लेकिन अब वो वापस जाना चाहता है क्योंकि वो दो घोड़े अभी भी अस्तबल में ही होते हैं। लेकिन फॉल अपनी मैजिकल वॉइस का इस्तेमाल करके उन घोड़ों को अपने पास बुला लेता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उन घोड़ों को शहर में बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। शहर पहुंचने पर सभी लोग इवान के दोनों शानदार घोड़ों को देखकर हैरान होते हैं और वो इवान के घोड़ों को खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर फॉल को एहसास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए वो इवान से कहता है कि हमें दूर बेंच पर बैठे व्यापारी को अपने घोड़ों को बेचकर यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इवान फॉल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि फॉल जिस व्यापारी को घोड़े बेचने के लिए बोल रहा है उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसीलिए वो शहर के लोगों के सामने अपने घोड़ों की नीलामी करने लगता है। अगले सीन में हम राजा को देखते हैं जो एक मक्खी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल ये राजा एक अयोग्य राजा होता है जो अपनी गरीब प्रजा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। अब राजा जब अपनी दूरबीन से शहर के लोगों को देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर इवान पर पड़ती है और वो इवान के शानदार घोड़ों को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इवान जैसे गरीब लड़के के पास इतने शानदार घोड़े कहां से आए। इसीलिए इवान के पास जाता है और उसके दोनों घोड़ों को अपनी शाही सवारी के लिए मांग लेता है और वो इवान को घोड़ों के पैसे दिए बिना ही वहाँ से जाने लगता है, जिससे इवान राजा से अपने घोड़ों के पैसे भी नहीं मांग पाता। इसीलिए फॉल को अपनी मदद करने के लिए कहता है। इवान की बात सुनकर फॉल एक बार फिर से अपनी मैजिकल वॉइस से घोड़ों को वहाँ से भागने को कहता है। इसके बाद दोनों घोड़े राजा को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और इसी दौरान राजा कुछ आटे की बोरियों पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पूरे चेहरे पर आटा लग जाता है और वो बहुत गुस्सा होता है। राजा के गिरने के बाद इवान उसके पास जाता है और उससे अपने दोनों घोड़ों की कीमत मांगता है। राजा इवान को उसके दोनों घोड़ों की कीमत देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन मंत्री राजा से कहता है कि अगर हम इवान को घोड़ों की देखभाल के लिए रख लें तो हम उससे इसका बदला ले सकते हैं। राजा को अपने मंत्री की सलाह बहुत पसंद आती है और वो इवान को घोड़ों की देखभाल के लिए रख लेता है। अब इवान के हंसमुख स्वभाव की वजह से लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर राजा बहुत गुस्सा होता है क्योंकि राजा ने इवान को सजा देने के लिए लाया था, लेकिन यहाँ पर ठीक उसका उल्टा हो रहा होता है। राजा को चिंतित देखकर उसका मंत्री एक बार फिर से राजा को एक सलाह
देता है। वो राजा को बताता है कि अगर हम इवान को फायरबर्ड को ढूंढ कर लाने के लिए भेजेंगे तो इस काम को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तक कोई भी फायरबर्ड को ढूंढ कर नहीं ला सका। और जब इवान भी बिना फायरबर्ड के खाली हाथ वापस आएगा तो हम उसे राजा के आदेश को पूरा न कर पाने की वजह से दंड देंगे। मंत्री का यह आइडिया राजा को बहुत पसंद आता है और वो इवान को मैजिकल बर्ड को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। जब इवान फॉल को बताता है कि उन्हें राजा के लिए फायरबर्ड को ढूंढ कर लाना है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज तक जितने भी लोग फायरबर्ड को ढूंढने के लिए निकले वो कभी लौटकर नहीं आए, क्योंकि फायरबर्ड सभी को मार देता था। लेकिन अब फॉल को भी इवान के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि राजा ने इवान को फायरबर्ड को ढूंढ कर लाने का हुक्म दे दिया था। इसीलिए फॉल इवान को अपनी स्पीड से एक जंगल में ले आता है जहाँ पर स्लीपिंग नट्स होते हैं। दरअसल फॉल को पता होता है कि अगर उन लोगों ने फायरबर्ड को ऐसे ही पकड़ने की कोशिश की तो फायरबर्ड इन्हें जलाकर राख कर देगा। इसीलिए फॉल इवान को इस जंगल में लाया होता है ताकि ये लोग स्लीपिंग नट्स को अपने साथ लेकर चले, क्योंकि फायरबर्ड को नट्स बहुत पसंद होता है। और अगर इन लोगों ने फायरबर्ड को किसी तरह स्लीपिंग नट्स खिला दिया तो गहरी नींद में चली जाएगी, जिसके बाद ये लोग बड़ी आसानी से उसे पकड़ लेंगे। अब ये लोग स्लीपिंग नट्स को लेकर रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटे से तालाब के पास पहुंच जाते हैं जहां पर फायरबर्ड रेत के नीचे रहती है। इवान स्लीपिंग नट्स को फायरबर्ड की तरफ फेंकता है और स्लीपिंग नट की खुशबू से फायरबर्ड रेत से बाहर आ जाता है और एक एक करके सारे नट्स को खाना शुरू कर देता है। लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि उसके आसपास कोई है और वो फॉल और इवान पर हमला कर देता है। फॉल और इवान दोनों फायरबर्ड से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। इसी दौरान चारों तरफ आग भी लग जाती है। अब एक समय ऐसा भी आता है जब फायरबर्ड इन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी इवान अपने पास बचे आखिरी स्लीपिंग नट्स को फायरबर्ड की तरफ फेंकता है और जब फायरबर्ड इस लास्ट वाले नट्स को खाता है तो गहरी नींद में चला जाता है। इसके बाद इवान फायरबर्ड को लोहे की जालियों में पकड़ लेता है और जब फायरबर्ड होश में आता है तो अपने आप को कैद देखकर बहुत दुखी होता है और वो रोने लगता है। फायरबर्ड को रोता देखकर इवान इमोशनल हो जाता है और उसे आजाद कर देता है। आजाद होकर फायरबर्ड बहुत खुश होता है और वो इशारों में इवान को थैंक्स कहता है। फिर वो पंख फैलाकर आसमान की गहराइयों में उड़ जाता है, लेकिन वो जाते जाते निशाने के तौर पर इवान को अपना एक पंख देकर जाता है जो फायरबर्ड की तरह चमक रहा होता है। इवान उस पंख को पाकर बहुत खुश होता है और फॉल के साथ वापस राजा के पास आ जाता है और उन्हें बताता है कि किस तरह बहुत मुश्किल से उसने फायरबर्ड को पकड़ा और उसे दुखी देखकर आजाद भी कर दिया। लेकिन कोई भी इवान की बातों पर विश्वास नहीं करता और उन्हें लगता है कि इवान झूठ बोल रहा है। हालांकि इवान उन सबको फायरबर्ड का पंख भी दिखाता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस वक्त उस पंख में कोई रोशनी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो पंख भी बाकी के पंखों की तरह ही नॉर्मल लग रहा था। अब राजा इवान को आदेश पूरा न करने की वजह से मौत की सजा सुना देते हैं, लेकिन इससे पहले कि जल्लाद इवान को मारता वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इवान एक अच्छा इंसान है। फायरबर्ड को देखकर सबको विश्वास हो जाता है कि इवान सही बोल रहा है और अब राजा को न चाहते हुए भी इवान का प्रमोशन करना पड़ता है, क्योंकि इवान ने उनके कहे मुताबिक फायरबर्ड को ढूंढ कर ला दिया था। अब इवान और फायरबर्ड एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इवान फायरबर्ड को पाकर बहुत खुश होता है। लेकिन राजा इस बात से जरा भी खुश नहीं होता, क्योंकि अब पूरे राज्य के लोग इवान को पसंद करने लगे थे, इसीलिए अब वो किसी भी तरह इवान को मारना चाहता है। अब एक बार फिर से मंत्री राजा के पास आता है और उसे आइडिया देता है कि अगर वो इवान को बर्फ की राजकुमारी को ढूंढ कर लाने के लिए भेजे तो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बर्फ की राजकुमारी सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रहती है जहाँ किसी इंसान का पहुँचना इम्पॉसिबल है। मंत्री का यह आइडिया राजा को बहुत पसंद आता है और वो इवान को बर्फ की राजकुमारी को ढूंढ कर लाने के लिए भेज देता है। अब इवान फॉल के साथ बर्फ की राजकुमारी को ढूंढ कर लाने के लिए निकल जाता है। हालांकि फॉल उसे समझाता है कि बर्फ की राजकुमारी को ढूंढ कर लाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, लेकिन इवान फॉल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बहुत मुश्किल से किसी तरह फॉल की मदद से उस गुफा के पास पहुंच जाता है जिसके अंदर राजकुमारी होती है। लेकिन गुफा के दरवाजे पर बर्फ की एक मोटी दीवार होती है, जिसकी वजह से वो गुफा के अंदर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन तभी फायरबर्ड का पंख एक्टिवेट हो जाता है और वो बर्फ की मोटी दीवार के अंदर चला जाता है, जिससे वो दीवार देखते ही देखते पिघल जाती है। इसी दौरान फॉल भी उस पानी के साथ बह जाता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन इवान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और वो गुफा के अंदर चला जाता है।
है जहाँ पर बर्फी राजकुमारी की तरह ही बहुत सी राजकुमारियाँ सो रही होती है। लेकिन इवान फायरबर्ड के पंख की मदद से रियल बर्फ की राजकुमारी को ढूंढ लेता है और उससे अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन राजकुमारी इवान के साथ चलने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि अब दुनिया में कोई भी बहादुर इंसान नहीं बचा जिससे वो शादी कर सके, और वो पहाड़ी की चोटी से नीचे कूद जाती है। ये देखकर इवान भी बिना कुछ सोचे समझे राजकुमारी को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। लेकिन राजकुमारी अपने विशेष प्रकार के कपड़ों की मदद से हवा में उड़ पा रही थी। लेकिन जब वो इवान को तेजी से नीचे गिरता हुआ देखती है तो उसे भी अपने साथ ले लेती है। लेकिन तभी इवान की गलती की वजह से राजकुमारी की ड्रेस फट जाती है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। फॉल भी ये सब देख लेता है और वो अपने पंख को एक्टिवेट करके उन दोनों को बचा लेता है। लेकिन गिरने की वजह से राजकुमारी बेहोश हो चुकी थी। अब रात में जब ये लोग एक जंगल में रुकते हैं तो फॉल इवान को समझाता है कि तुम्हें राजकुमारी से प्यार हो गया है, इसीलिए हम लोगों को वापस राजा के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इवान फॉल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब कहीं न कहीं राजकुमारी भी इवान को पसंद करने लगी थी। अगली सुबह इवान फॉल और राजकुमारी के साथ राजा के पास पहुंच जाता है। राजा इवान के साथ राजकुमारी को देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि एक बार फिर से इवान ने राजा को गलत साबित कर दिया था। लेकिन मंत्री राजा को समझाता है कि आप दुखी मत होइए, इसमें आपका ही फायदा है क्योंकि अब आप राजकुमारी से शादी कर लेंगे। इवान के राजकुमारी को लाने के लिए उसे ढेर सारा सोना देकर सम्मानित किया जाता है। लेकिन इवान इसके बावजूद भी बहुत दुखी होता है क्योंकि कहीं न कहीं इवान अब राजकुमारी को पसंद करता है। रात में इवान छुपकर राजकुमारी से मिलने जाता है और राजकुमारी को फूलों का एक गुलदस्ता देता है जिसे पाकर राजकुमारी बहुत खुश होती है क्योंकि राजकुमारी भी अब इवान को पसंद करती है। लेकिन तभी वहाँ पर राजा के लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से इवान को वहाँ से जाना पड़ता है। इवान ये सोचकर परेशान रहने लगता है कि अब राजकुमारी की शादी राजा के साथ हो जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब एक दिन जब राजा राजकुमारी को शादी करने के लिए पूछते हैं तो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी ग्रैंड मदर की खोई हुई अंगूठी नहीं मिल जाती जिसे मैंने समंदर में कहीं खो दिया था। राजकुमारी की बात सुनकर राजा परेशान हो जाता है कि आखिर वो इतने बड़े समुद्र में छोटी सी अंगूठी कैसे ढूंढेगा। लेकिन तभी वहाँ पर इवान आ जाता है और राजा एक बार फिर से इवान को राजकुमारी की अंगूठी ढूंढ कर लाने के लिए भेज देता है। इवान तो अंगूठी को ढूंढ कर लाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन फॉल इस बात से बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे इवान की अंगूठी ढूंढने में उसकी मदद करनी होगी और इस बार उसे खुद पता नहीं होता कि अंगूठी कहाँ पर है, इसीलिए अपनी माँ से मदद मांगता है। फॉल की माँ आसमान में मैजिक से उसे बताती है कि राजकुमारी के ग्रैंड मदर की अंगूठी एक बड़ी सी वेल के पेट में है जो अब एक आइलैंड में बदल गई है और वो फॉल को वेल तक पहुँचने का रास्ता भी बताती है। अगली सुबह फॉल इवान के साथ उस वेल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब जब ये लोग आसमान में उड़ रहे होते हैं तभी इवान तेज हवाओं की वजह से अपना बैलेंस खो देता है और समुद्र में गिर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक बड़ी सी व्हेल को मोटी मोटी जंजीरों से बांधकर रखा गया है जिसकी वजह से वो व्हेल एक छोटे से आइलैंड में बदल गई है। इस व्हेल को देखकर इवान समझ जाता है कि यह वही व्हेल है जिसकी उनको तलाश है और वो दोनों व्हेल के पास पहुँच जाते हैं। व्हेल इन्हें बताती है कि उसने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था जिसकी वजह से उसे जंजीरों से बांधकर रखा गया है। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। यहाँ पर इवान को एक आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह से व्हेल को चीख दिला दे तो उसकी सारी जंजीरें टूट जाएगी और वो आजाद हो जाएगी। इसके बाद इवान फॉल को लेकर व्हेल के नाक के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से व्हेल को एक जोरदार छींक आती है और उसके द्वारा निकले गए सारे शिप बाहर आ जाते हैं और साथ ही उसकी जंजीर भी टूट जाती है। व्हेल आजाद होकर बहुत खुश होती है और देखते ही देखते समुद्र की गहराइयों में कहीं खो जाती है। लेकिन इवान व्हेल से राजकुमारी की ग्रैंड मदर की अंगूठी मांगना भूल जाता है जिससे वो बहुत दुखी होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक केकड़ा आता है जो इवान को राजकुमारी की ग्रैंड मदर की अंगूठी दे देता है क्योंकि व्हेल ने इवान के दिल की बात जान ली थी। अंगूठी मिलने पर इवान बहुत खुश होता है और वो फॉल के साथ वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो छुपकर राजकुमारी से मिलने जाता है और राजकुमारी को उनकी ग्रैंड मदर की अंगूठी दे देता है। अंगूठी को देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है और वो समझ जाती है कि इवान एक बहादुर लड़का है, इसीलिए अब इवान राजकुमारी को शादी के लिए प्रपोज करता है तो राजकुमारी राजी हो जाती है। लेकिन तभी राजा का मंत्री इवान को राजकुमारी के साथ
साथ देख लेता है और वो अपनी सेना के साथ इवान को पकड़ने के लिए राजकुमारी के महल में आ जाता है। अब इवान और सैनिकों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है और इनकी आवाज सुनकर राजा नींद से उठ जाता है और जब वो राजकुमारी के महल की टेरेस पर फॉल को देखता है तो अपनी बंदूक से उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से फॉल घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब इवान को राजकुमारी से छुपकर मिलने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। रात में जब राजकुमारी अपने कमरे में होती है तभी उनके पास एक चूजा आता है जो राजकुमारी को अपने साथ ले जाता है। दरअसल इस चूजे को फॉल ने भेजा होता है। राजकुमारी फॉल को बताती है कि मैं किसी भी तरह से राजा को मारना चाहती थी, इसीलिए मैंने राजा को जवान होने का लालच देकर 3 कुंडों में से होकर गुजरने के लिए कन्विंस कर लिया। लेकिन तभी वहाँ पर राजा का मंत्री आ गया जिसने राजा को सलाह दी कि सबसे पहले इवान को उन तीनों कुंडों में से होकर गुजारा जाए। इसीलिए कल इवान को 3 बड़े कुंडों में से होकर गुजारा जाएगा। पहले कुंड में ठंडा पानी, दूसरे में गर्म पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। और अगर हमें इवान को बचाना है तो हमें ठंडे पानी के कुंड में मेरी ग्रैंड मदर की रिंग डालनी पड़ेगी। इसके साथ ही उबलते हुए पानी में फायर बर्ड का पंख और उबलते हुए दूध के कुंड में लाइव डेथ का फूल डालना होगा जो पृथ्वी के अंतिम छोर पर मिलता है। राजकुमारी की बात सुनकर फॉल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कल सुबह तक पृथ्वी के अंतिम छोर से लाइव डेथ के फूल को लेकर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से ही जख्मी हूँ। लेकिन राजकुमारी फॉल को हिम्मत देती है कि तुम ऐसा कर सकते हो। इसके बाद फॉल अपनी सुपर स्पीड से लाइव डेथ के फूल को लेने के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह हम इवान को देखते हैं जिसे उबलते हुए गर्म पानी से भरे कुंड में डाला जाता है। लेकिन तभी राजकुमारी बड़ी चालाकी से उस कुंड में अपनी ग्रैंड मदर की अंगूठी को डाल देती है, जिससे इवान की जान बच जाती है और उड़ते हुए ठंडे पानी के कुंड में जा गिरता है। तभी फायरबर्ड इवान की जान बचाने के लिए अपने पंख को ठंडे पानी के कुंड में डाल देता है, जिसकी वजह से इस बार भी इवान की जान बच जाती है और वो उड़ते हुए उबलते हुए दूध के कुंड में जा गिरता है। वहीं दूसरी तरह हम फॉल को देखते हैं जो किसी तरह लाइव डेथ के फूल तक पहुंच गया होता है। यहाँ पर लाइव डेथ का फूल फॉल से कहता है कि अगर तुम मुझे तोड़ोगे तो तुम भी मारे जाओगे, लेकिन फॉल उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे तोड़ लेता है। इसके बाद हम इवान को देखते हैं जिसको उबलते हुए दूध के कुंड में गए काफी समय हो गया था, जिसकी वजह से सबको लगता है कि इवान मारा गया और सभी दुखी होकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी लाइव डेथ का फूल उस कुंड में आकर गिरता है, जिससे एक तेज रोशनी होती है और अगले ही पल इवान उस कुंड में से किसी राजकुमार की तरह बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इवान को जिंदा देखकर राजा को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि वो भी इन कुंडों की मदद से जवान हो सकता है, इसीलिए वो भी एक कुंड में कूद जाता है। लेकिन अगले ही पल वो एक बड़े से बबल में कैद होकर बाहर निकलता है और बबल के साथ ही आसमान की गहराइयों में चला जाता है। राजा के जाने के बाद इवान को वहाँ का नया राजा बना दिया जाता है, जिससे इवान और राजकुमारी दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों फॉल के पास जाते हैं जो बहुत दुखी होता है क्योंकि लाइव डेथ के फूल ने उससे कहा था कि वो जल्दी मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर राजकुमारी फॉल को बताती है कि वो तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम दिल के सच्चे हो या नहीं। राजकुमारी की बात सुनकर फॉल बहुत खुश होता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी ही जादुई डॉग की कहानी देखना